people are misinformed through media. And it is one of the best travel destinations in the world. अगर आप स्टैट्स के हिसाब से जाएंगे, नंबर्स के हिसाब से जाएंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे, तो ये आपको इसके बारे में पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये बहुत सेफ है ट्रैवल के मामले में, और अच्छा ये भी रहेगा आपके लिए अगर कोई ईरानियन फ्रेंड है आपका, आप वो बना लें। जैसे काउच सर्फिंग के थ्रू लोग वहीं पे होस्ट के रह जाते हैं और वही उनको घुमाने ले जाता है, तो एक आपके लिए थोड़ा बेटर और सेफ ऑप्शन ये रह सकता है। कोई आपको गाइड कर सकता है ऐसी कंट्री में जहां आपको बिल्कुल भी उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो। मोस्टली जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, दे आर वेलकम्ड इन ईरान, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, पहली चीज़। अब चाहे आप इंडियन हैं, नेशनल हैं, आप अरब हैं, यूरोपियन हैं, इवन अगर आप अमेरिकन हैं, तो आपकी वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट है लोगों की, पब्लिक की इन जनरल। कोई मतलब फॉरेनर को कुछ नहीं कहता वहाँ पे, इनफैक्ट रिस्पेक्ट ही करते हैं सब। बाकी यू शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर इन ऑर्डर टू अर्न रिस्पेक्ट, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर अबाउट ईरान। बहुत ही लोग सुपर फ्रेंडली हैं। अगर आपको कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं, आप कहीं भटक गए हैं, तो लोग आपको गाइड करते हैं और तब तक आपको नहीं छोड़ते जब तक आप अपनी जगह पे पहुँच ना जाएँ, ठीक है। ऐसे भी केसेस, ऐसी भी स्टोरीज सामने निकल के आई हैं, और वो स्टोरी शेयर करते हैं यूरोपियंस, अमेरिकन्स, उस कंट्री के लोग जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए इन पे। कोई स्कैमिंग नहीं होती वहाँ पे। स्कैम्स दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन है ही नहीं स्कैम, ना के बराबर है। और आप उतना ही पे करते हैं जो कि वहाँ के लोकल के पे करते हैं। फॉरेनर को एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा वहाँ पे। अच्छी बात यहाँ पे ये है, खासकर जैसे मान लीजिए टैक्सी है, तो टैक्सी के अंदर आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। आप अकेले भी ट्रैवल करते हैं एज अ फॉरेनर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्कैमिंग के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक आपको जरूर करना चाहिए प्राइसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इजीली अवेलेबल है कंट्री के अंदर, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है इनका, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन है। बसेस जो हैं, इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं आप, तो आपको इजीली बसेस मिल जाती है, लेकिन जो बस की सर्विस है या ट्रेन की सर्विस है वो थोड़ी कम है या काफ़ी स्लो है, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है। तो काफ़ी कम ट्रेन्स हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अगर आप बुक करते हैं तो बहुत ही आसान है, और रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यहाँ पे मिल जाती है। तो इतना सेफ़ है ईरान, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डू यू वांट योर वीज़ा लाइक पिज़्ज़ा, तो सोल्यूशन है उसका। मैं बात करने लगा हूँ एटलस की। बहुत ही आराम से घर बैठे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उन कंट्रीज़ के केस में जहाँ वीज़ा अभी भी आपको चाहिए होता है। 150 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें आप, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस आपको नहीं देने हैं, एंड यू कैन अप्लाई इन बल्क एज वेल, मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन 10-12 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ड्रेस कोड है आपका वो होना चाहिए प्रॉपर। खासकर अगर आप एक फीमेल सोलो ट्रैवलर हैं या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो जो वुमेन है उनको ड्रेस कोड का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मॉरल पुलिस जो है आपको पकड़ सकती है या आपको टोक सकती है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। इवन आप एज अ फॉरेनर अगर आप कंट्री में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पीछे आपको पता है कैसे कैसे केसेस हुए हैं। एक लड़की को मार दिया था इन्होंने, 14 साल की, आई थिंक, ये जितना मुझे याद है 17 साल 14 साल की लड़की को मार दिया था, क्योंकि आई थिंक शी वॉज हर हेड वॉज नेकेड। और उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए कंट्री में, तो थोड़ा इन चीज़ों को लेके है। अल्कोहल पे प्रॉपरली बैन है, अल्कोहल आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ब्लैक मार्केट्स में अल्कोहल मिलती है और वहाँ से लोकल भी लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी को वहाँ पे इन पर्सन जानते हैं, लोकल को, ओनली देन यू आस्क फॉर इट, अदरवाइज नॉट, डोंट डू इट, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कोई नहीं वहाँ जानता, तो किसी भी चीज़ का रिस्क आपने नहीं लेना है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई लोकल जानता है, वो आपके लिए अरेंज करा सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं एक बार, ठीक है। सोशल मीडिया जो भी है वहाँ पे मोस्टली बैन ही, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, मोस्टली बैन है। लेकिन वीपीएन नेटवर्क के थ्रू कुछ ब्राउजर्स हैं जिनके अंदर वीपीएन इनेबल्ड होता है, तो उनके थ्रू आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बैंड है यहाँ पे। और कौन कौन सी बैंड है वो जो आप यूज़ नहीं कर सकते, उनके नाम लेने जा रहा हूँ, ठीक है। फ़ोटो आपको कहीं नहीं लेनी है सेंसिटिव एरियाज़ की, जैसे कि होता ना कि बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे कहीं चले गए और वहाँ सोच रहे हो कि फ़ोटो खिंचाओगे अपनी, तो ऐसा मत करना। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स की आप नहीं ले सकते फ़ोटोज़, और जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी नहीं ले सकते। अब कौन सी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब नहीं चलेगा, स्नैपचैट नहीं चलेगा, टिकटॉक नहीं चलेगा,
और जो डेटिंग साइट्स हैं जैसे टिंडर हो गया, बम्बल बी हो गया, ये जो साइट्स हैं वहाँ पे काम नहीं करती हैं, लेकिन लोग वीपीएन टनल के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं सभी एप्लीकेशंस को, लेकिन डेटिंग साइट्स फिर भी नहीं खुलती हैं जितना मुझे पता लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ व्हाट्सएप। मुझे ये भी पता लगा कि आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम चलेगा, लेकिन दैट विल बी फिल्टर्ड बाय ईरानियन गवर्नमेंट। ये जितनी भी तीनों एप्लीकेशन हैं, इंस्टाग्राम हो आपका, चाहे व्हाट्सएप हो और जो टेलीग्राम हो आपका, ये फिल्टर करती है ईरानियन गवर्नमेंट, ठीक है। नेटफ्लिक्स जो है कंप्लीटली बैंड है। ऑनलाइन अमेजन के स्टोर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो भी ब्लॉक्ड हैं साइट्स। फिर नेक्स्ट, जो इराक और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ईरान, वहाँ पे आप विजिट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो मैंने आपको चीज़ बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली चीज़ कि इंडियंस इतना ईरान क्यों नहीं जाते हैं या इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, ठीक है। तो ईरान देखिए ऐसा है कि बहुत अच्छी कंट्री है, रेपुटेशन बस इसलिए ख़राब है क्योंकि जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के वो बहुत अच्छे नहीं, इवन फॉर देयर ओन पब्लिक देखा जाए, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। टेररिज्म के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इतना टेररिज्म ईरान में नहीं है जितना मीडिया के थ्रू फैलाया जाता है। फिर देन ये होता है, काफ़ी लोगों को बस यही डर रहता है कि हरासमेंट हो सकता है या किडनैपिंग हो सकती है, तो इसलिए डोंट ट्रैवल टू ईरान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया कि बहुत सेफ है, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए भी रेपुटेशन नीचे है क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है सऊदी के साथ और इराक के साथ ऑलरेडी चल रहा है। अब इंडियंस क्यों नहीं जाते? पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे बजट की बात आती है तो बजट थोड़ा, क्योंकि फ़्लाइट फेयर थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एक तो ये रीज़न होता है। देन अगर आपके पास एक प्रॉपर होता है ना कि आप ऑनलाइन बुकिंग करने लगे हैं, पेमेंट्स करने लगे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, वैरायटी होती है आपके पास एक्सप्लोर करने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड रह सकती है। हालांकि होटल्स बहुत हैं तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो एक तो ये रीज़न है, बजट की वजह से फ़र्क पड़ता है। और मोस्टली जितने भी इंडियंस हैं वो जाते हैं आपका साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि उनको सस्ता ही पड़ता है, वहाँ ज़्यादा करने के लिए है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, ओपनली होती हैं, खुली होती हैं चीज़ें, राइट। दूसरी चीज़ होती है कि मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी सोशल स्टेटस का लोग ध्यान रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले वो यूरोप जाएं या साउथ ईस्ट एशियन में कुछ कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कंट्री विच इज़ विच इज़ अंडर सैंक्शंस, राइट। तो इसलिए पॉपुलर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ें नहीं ईरान के केस में, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो है लोग कंसिडर नहीं करते। रेस्ट्रिक्शंस हो गई, ठीक है, प्रोहिबिशंस हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स अ प्रीटी सेफ कंट्री टू विजिट, जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, रिसर्च किया है, जाना है और लोगों से सुना है। अच्छा, तो हम अब आगे बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कैसी रहती है, ठीक है। वीज़ा तो आपके लिए फ्री हो गया, होटल्स भी आपको रीजनेबल पड़ सकते हैं, खासकर अगर आप एक एज अ सोलो ट्रैवलर जा रहे हैं। इनफैक्ट वैसे भी जो होटल्स हैं वहाँ पे सस्ते हैं, कोई ज़्यादा हाईली प्राइस्ड नहीं है होटल्स वहाँ पे। टैक्सीज़ खासकर बहुत सस्ती हैं, वो इसलिए क्योंकि तेल सस्ता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो ऑयल की कॉस्ट है वो है कुछ लगभग 15 रुपये पर लीटर के हिसाब से। जो ग्रॉसरीज अगर आप लेते हैं वहाँ जितने भी दिन रहते हैं, तो ग्रॉसरीज भी आपको सेम कॉस्ट पे पड़ती हैं जो इंडिया के अंदर पड़ती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए आप सिगरेट की बात करें, सिगरेट का एक पैकेट जो है वहाँ पे आपको $2 का पड़ता है, USD का पड़ेगा आपको, या आप कह लीजिए कि 150-200 रुपये के अंदर पड़ेगा। और कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली ईरान में सिगरेट सस्ती हैं देखा जाए। फिर वेजिटेबल्स जो है उनकी कॉस्ट सेम है जो कि इंडिया के अंदर है। जो फ्रूट हैं वो सस्ते हैं इंडिया से, लेकिन कुछ फ्रूट्स जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं ईरान में। मेट्रो जो है, मेट्रो चलती है पूरी सिटी के अंदर, तो मेट्रो भी काफ़ी सस्ती है वहाँ पे। मेट्रो आप यूज़ कर सकते हैं तेहरान के अंदर। रेस्टोरेंट्स जो हैं इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं। 5 स्टार होटल्स भी वहाँ पे सस्ते हैं इंडिया के कंपैरेटिवली, ठीक है। जो कपड़े हैं, कपड़े वहाँ पे यहाँ तो तेहरान के अंदर ही बनते हैं, ईरान में बनते हैं कपड़े, यहाँ टर्की से आते हैं वहाँ पे कपड़े। तो कपड़ों की जो कॉस्ट है, अगर आप शॉपिंग करते हैं, क्लोथ्स लेते हैं, तो वो आपको सेम ही पड़ती है जो कि इंडियन क्लोथ्स की यहाँ पे होती है। ब्रांडेड क्लोथ्स भी हैं वहाँ पे, लेकिन वो उतने ही प्राइस के आपको पड़ेंगे जितना इंडिया में आपको पड़ता है। अल्कोहल जो है वो कॉस्टली है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, और मिलती भी नहीं इतनी आसानी से। जो लोकल लिकर है वहाँ की सस्ती होती है, और उसके लिए अगर आपको कोई लोकल बंदा जानता है तो ही आप ले पाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है अल्कोहल को अरेंज करना यहाँ पे, ठीक है। साइकिलिंग करते हैं आप, पैरासेलिंग करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं आप, जैसे बोट राइड्स हो गई, ये सब करते हैं, ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। मतलब पैरासेलिंग आई थिंक आपको विदिन 1000 रुपीज़ के अंदर आप, या 800-900 रुपये के अंदर आप पैरासेलिंग कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में यूजुअली करेंगे पैरासेलिंग तो 2000, 5000, 8000, 10,000 तक भी कई बार चला जाता है कहीं ना कहीं। आई एम श्योर, मैंने ज़्यादा यहाँ इंडिया में ट्राई नहीं किया है पैरासेलिंग। जो करंट डिनोमिनेशंस हैं यहाँ पे करेंसी की काफ़ी हाई वैल्यू के अंदर हैं, तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितना महंगा है, लेकिन आप उसे जब कन्वर्ट करके देखेंगे तो वो आपको सस्ता ही पड़ेगा एज एन इंडियन टूरिस्ट, ठीक है। सस्ता इसलिए भी थोड़ा है यहाँ पे क्योंकि रियाल की, ईरानी रियाल की जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट कम हुई है, इसलिए वो थोड़ा इंडियन टूरिस्ट के लिए सस्ता हो सकता है। तो इट इज़ वेरी चीप फॉर इंडियन टूरिस्ट इन कंक्लूजन, दैट ऑल आई कैन से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम पेमेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा और क्या करना है, मेथड्स क्या है। तो जहाँ पेमेंट की बात आती है तो जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जैसे हम पहले बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में या इसी वीडियो के अंदर, तो वो जो है एक्सेप्टेड नहीं है ईरान के अंदर। तो यू हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ कैश, ठीक है। तो यूएसडी ले लेंगे, यूरोज चला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ का आप जो डेबिट कार्ड है ईरानियन बैंक्स का, वो प्रीपेड कार्ड होता है उनका, वो एज अ टूरिस्ट ले सकते हैं। अगर आपके साथ कोई होस्ट है तो वो आपके बिहाफ पे आपको वो कार्ड दिलवा सकता है, या कोई टूर एजेंट के थ्रू अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको बस अपना क्या प्रीपेड कार्ड है, उसमें आप पैसा डाल दीजिए और आप उसे यूज़ करते रहें कार्ड को। अब इन कार्ड्स का क्या होता है कि सारे ही बैंक जो हैं इशू करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट अमाउंट्स में करते हैं। मतलब यानी कि आपको जब कार्ड इशू किया जाएगा तो एक कार्ड नहीं मिलेगा आपको, उसके सप्लीमेंट्स मिलेंगे, कार्ड के सप्लीमेंट्री कार्ड होगा, 1, 2, 3 हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप 1 मिलियन रियाल का रिचार्ज कराते हैं उसके अंदर, उसमें पैसा डालते हैं, तो वो डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर डिफरेंट कार्ड्स में हो सकता है। कुछ कार्ड्स के अंदर मतलब वैल्यू 1 मिलियन भी रह सकती है, कुछ कार्ड के अंदर हो सकता है कि 50,000 है, किसी में ज़्यादा है, आई डोंट नो या कैसे रहता है वहाँ पे, लेकिन वो आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कार्ड आप चला सकते हैं। अगर एक गुम गया दूसरा कार्ड आप चला सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या चाहिए है देखने वाला, समझने वाला, कि अगर आपका सारा बैलेंस 1 मिलियन रियाल अगर आपने डाला था अपने कार्ड में, सारा आपने कंज्यूम कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, उस केस में आपको एक और कार्ड की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। वो आपको दोबारा से रिप्लाई करना पड़ेगा या आप किसी से ले सकते हैं, ठीक है। तो टॉपअप नहीं होता इन कार्ड्स के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे यूएस डॉलर्स कैश में, यूरोस और जो जीबीपी है करेंसी, ये तीनों कैटेगरी की करेंसीज जो हैं चलती हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे हमने पहले बात की नहीं चलता है। यूनियन पे कार्ड चलेगा, डेबिट कार्ड चलेगा, जो कि इंडिया में नहीं है, वो चाइनीज़ काइंड ऑफ पेमेंट मेथड है। तो वो कार्ड्स चल सकते हैं जो लोग साउथ ईस्ट एशिया से खासकर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आसान है। अब आपको करेंसी कहाँ से फिर एक्सचेंज करानी चाहिए, तो बहुत सारे वहाँ पे करेंसी एजेंट्स हैं। किसी भी एक्सचेंज शॉप में जाके आप अपना करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन कई बार एट टाइम्स इट कुड बी एक्सपेंसिव। तो जो कराना है एक बार में करा लो, सबसे बढ़िया ये है। बैंक नोट्स जो हैं आपके, अगर आप करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो अगर आप यूएसडी कैरी कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि वो थोड़े से अच्छे नोट देखना पसंद करते हैं, इंस्टेड कि अगर वो ख़राब है नोट, या मुड़ा तुड़ा है, या उस पर स्टैंप लगी हुई, कुछ लिखा हुआ है, ऐसे नोट्स वहाँ पे नहीं चलते। और ऐसे देख लेना जब भी आप करेंसी खरीदते हो। तो अगर आप वहाँ पे मान लीजिए घूमने कहीं जाते हैं या आप डाइनिंग के लिए जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट्स में, तो रियाल ही, कैश में ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं यूजुअली पेमेंट्स आपकी, ठीक है। ईरानी करेंसी जो है, इसके 2 रेट्स हैं। एक लो रेट है जो कि एक ऑफिशियल रेट है, बैंक्स यूजुअली ऑफर करते हैं, और हाई रेट है जो कि आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है, और प्लस आपको अगर आप मनी एक्सचेंज कराते हैं सिटी के अंदर तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। जो वैल्यू है अभी $1 के अगेंस्ट आपको लगभग कुछ 42,000 ईरानी रियाल मिल सकते हैं, जो करंट वैल्यू चल रही है, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस वैल्यू के अंदर नहीं है देखा जा रहा है आजकल। अब बैंक इतना लो रेट क्यों देते हैं आपको, या कम आपको क्यों मिल सकते हैं रियाल? देखिए ऐसा होता है कि बैंक का वहाँ पे यही समझना बहुत ज़रूरी है, दे डू नॉट चेंज नेशनल करेंसी फॉर हार्ड करेंसी। वो ये नहीं कह रहे कि हमसे रियाल ले लो और हमें डॉलर दे दो, वहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे क्या है कि दे फॉलो द मेथड ऑफ हार्ड करेंसी टू नेशनल करेंसी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से यही समझा सकता हूँ मैं, हार्ड करेंसी टू नेशनल करेंसी। तो अगर आप डॉलर दोगे तो जितने रियाल बनते होंगे उस हिसाब से देते, और वहाँ पे आपको लो रेट मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप बैंक से चेंज कराते हैं करेंसी। अगर आपको इमरजेंसी है, या शुरू के 4-5 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 दिन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप बेटर ये कि बैंक विजिट करके अपना करेंसी चेंज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कोई एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं, जैसे एंटीक की चीज़ें बहुत मिलती हैं, पर्शियन कार्पेट्स बहुत पॉपुलर है, तो उस केस के अंदर जो आप जो यूएसडी है, ठीक है, या यूरोस है, चला सकते हैं। एक्सपेंसिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो नोट हैं इनकी 200 के हैं, 500 के हैं, 1000 के हैं, 2000 के हैं, 5000 के हैं, 10,000 के हैं, 20,000 के हैं, 50,000 रियाल के नोट्स हैं, और 1 लाख रियाल तक का भी नोट है,
लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवलर चेक जो है बहुत पॉपुलर है और उसकी जो वैल्यू है वो हो सकती है 5 लाख से लेके 10 लाख रियाल की। ये बहुत कॉमनली वहाँ पे यूज़ होता है। जो करेंसी नोट्स हैं 5,000 रियाल के नीचे के, वो बहुत कम यूज़ होते हैं और उसके आपको कॉइन्स भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी कॉइन्स आपके पास जमा हो जाएंगे। तो कॉइन्स को अगर ज़्यादा जमा होते हैं तो कॉइन्स को ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, नहीं तो आपको अपना जितना आप खर्च रहे हैं आपको कोई हिसाब नहीं रहेगा, ठीक है। अब इनका क्या है, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मुझे भी नहीं पता थी। और जो ईरानियन करेंसी है इसकी 2 यूनिट्स हैं, एक तो रियाल है और दूसरा इसका है तोमन करके, जो कि सब यूनिट है करेंसी की। एक तोमन के अंदर 10 रियाल आते हैं, ऐसे दैट्स हाउ दे काउंट देयर मनी, ठीक है। एक तोमन के अंदर 10 रियाल आते हैं और ऑफरली ये लोग यूज करते हैं तोमन्स। ये तरीका इनका काउंट करने का पैसा। और यहां पे क्या है कि क्योंकि अब जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी होता है, तो वहां पे कोई कहेगा सीधा 5,000, आपको लगेगा 5,000 रियाल, वो होगा 5,000 तोमन। तो ये आपको चेक करना है कि वो रियाल में 5,000 मांग रहा है आपसे या तोमन में मांग रहा है, क्योंकि अगर 5,000 तोमन आपसे कोई मांगता है उसका मतलब ये होगा कि आपसे 50,000 रियाल मांगे गए हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको कहीं ऐसा लग सकता है, गलती लग सकती है, आपको लगेगा किसी ने आपको स्कैम कर दिया, तो थोड़ा सा मेरे को ये बताना था कि तोमन वहाँ पे यूज़ होता है, तो वो ज़रूर आप चेक कर लें कि वो तोमन में मांग रहे हैं या रियाल में मांग रहे हैं। और एक तोमन की जो वैल्यू है उसके अंदर 10 रियाल आते हैं। ओके गाइस, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो वाज यूजफुल टू सम एक्सटेंट फॉर यू, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन लेना भी जो होता है कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, इंसाइटफुल एज ऑलवेज। और अगर है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।